गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हिंदी जो टॉपिक है जो आयोग द्वारा जो टॉपिक दिया गया है हिंदी की वर्णमाला, उससे संबंधित इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी में 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है ग्रुप सी में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हम वर्णमाला के बारे में ही इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज। भाषा की सबसे देखिए यहाँ पे भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है। अब देखिए, भाषा की सबसे छोटी जब लिखित इकाई होगा तब वर्ण होगा, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होगा तो हमारा ध्वनि होगा। भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य, जिसमें अर्थ होता है। देखिए, बढ़ते से घटते क्रम में भाषा की इकाइयाँ हम यहाँ पे देखेंगे। बढ़ते से घटते क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले होता है वाक्य, फिर होता है उपवाक्य, फिर होता है पदबंध, फिर पद, फिर अक्षर, फिर ध्वनिया वर्ण। ये बढ़ते से घटते में हो, घटते से बढ़ते में, फिर ये रिवर्स ऊपर को जाएगा। वर्णमाला में स्वरों एवं व्यंजनों का अध्ययन किया जाता है, ये सभी को पता है। कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी वर्णमाला में मूलतः 43 वर्णों को माना है। लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिनमें 13 स्वर व 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। एवं उच्चारण के आधार पर हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 45 होती है। देखिए, लेखन के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो 52 माने गए हैं, और उच्चारण के आधार पर इन्हीं वर्णों को कितना माना गया है? 45 माना गया है, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन हमारे आते हैं। स्वर देखिए, स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। वैसे टोटल स्वरों की संख्या 13 होती है, लेकिन उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या सिर्फ 10 होती है। ये हम आगे क्लियर करते हुए चलेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। जैसे हम औवा लिखते हैं, स्वर हमारे औवा होते हैं, तो औ, हा, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, अह। देखिए, टोटल कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर हम लेखन के आधार पर माने तो 13 होते हैं लेकिन उच्चारण के आधार पर ये कितने माने गए हैं? 10 इनकी संख्या मानी गई है। देखिए, उच्चारण के आधार पर कौन कौन आता है? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 10 उच्चारण के आधार पर हमारे स्वर आते हैं। री, अंक, अह, ये लेखन के आधार पर इनको माना जाता है, जिसमें हम इसके बारे में डिटेल में आगे को भी डिस्कस करेंगे। एक बार ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अच्छे से नोट्स बना लीजिए। एक बार अगर नोट्स बना लेते हैं तो फिर इजी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, परंपरागत रूप से हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13 होती है, ये हमने अभी देखा था। अब देखते हैं हम यहाँ पे स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये किसके आधार पर है? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इनका 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। अब सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर के बारे में बात करते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है या उच्चारण लघु या छोटा होता है। देखिए, जो ह्रस्व स्वर होता है इसमें एक मात्रा का ही समय लगता है, और इन्हें क्या कहा जाता है? मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को क्या कहा जाता है? मूल स्वर भी कहा जाता है। जैसे देखिए, अ, ई, उ, री, सिर्फ एक मात्रा का समय लग रहा है। अ, ई, उ, री। आप बोल के देख लीजिएगा।
दीर्घ स्वर देखिए, इन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। इनका निर्माण ह्रस्व स्वर से मिलकर होता है। देखिए जो दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर में हमारा सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है। उच्चारण स्थान हो जो उच्चारण होता है लघु या छोटा होता है, इसको मूल स्वर भी कहा जाता है। जो कौन कौन है, अ इ उ री। लेकिन जो दीर्घ स्वर है उसमें क्या होता है, हमारा ह्रस्व स्वर के अकॉर्डिंग एक मात्रा का समय और लगता है। इसमें दीर्घ स्वर भी ह्रस्व स्वर भी मिले हुए होते हैं, तो जो इनका उच्चारण स्थान होता है थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे देखिएगा, अ धन अ बराबर आ। और दीर्घ स्वर के उदाहरण कौन कौन से हैं, आ ई उ ए ऐ औ। देखिए इनके अकॉर्डिंग इनमें थोड़ा क्या हो रहा है, हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है और इनका उच्चारण थोड़ा लंबा हो रहा है। अब जो लास्ट है हमारा वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का शाब्दिक अर्थ है उछलता हुआ। देखिए प्लुत स्वर का शाब्दिक अर्थ क्या है, उछलता हुआ। इन स्वरों को बहुमात्रिक स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर को क्या कहा जाता है, बहुमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। प्लुत स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। देखिए लघु ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में उससे थोड़ा अधिक समय लगता है, और प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। नाटक संवादों में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए ओम, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता है। जैसे राम, अगर किसी को बुलाना है, अरे सुनो, ऐसे इसमें क्या होता है, प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय हमारा लगता है। ये था समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जीभ के आधार पर। अब हम लोग जब उच्चारण करते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसमें हमारी जीभ होती है जो अलग अलग प्रकार से क्या होती है, मुड़ती है, अलग अलग प्रकार से आकृति बनाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग कभी हमारा आगे का अग्र वाला भाग हिस्सा उठता है बात करने में, कभी बीच वाला, कभी पश्च वाला। तो उसी के अकॉर्डिंग, जीभ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। इसमें भी जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखिए अग्रस्वर जिसमें हमारा जीभ का आगे वाला भाग या आगे वाला हिस्सा काम करता है, वो कौन कौन से वर्ण हैं, ई ए ऐ। देखिए बोल के देखिएगा, हमारा सिर्फ जीभ का आगे वाला भाग ही यहाँ पे वर्क कर रहा है, ई ए ऐ। मध्य स्वर कौन होता है, जिसमें जीभ का हमारा बीच वाला मिडल भाग क्या करता है, काम करता है। जैसे आप स्वयं भी बोल के देखिएगा, आपको फील होगा कि जो जीभ का हमारा बीच वाला पार्ट है, यहीं से इसका क्या हो रहा है, उच्चारण हो रहा है। पश्च स्वर में आते हैं हमारे आ उ ओ औ आ। देखिए आप बोल के देख लीजिएगा, आपको स्वयं से ये फील होगा, ये खुद प्रैक्टिकल करने वाली चीज़ है इसमें। और एक चीज़, जो अग्रस्वर होते हैं हमारे 4 होते हैं, मध्य स्वर कितना होता है, 1 होता है। और पश्च स्वर हमारे कितने होते हैं, आ उ ओ औ आ, ये होते हैं 6। तो आप लोग इनको प्लीज़ अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और इनको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको जल्दी इजी याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ओठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब देखिए होंठ के आधार पर हम स्वरों का यहाँ पे वर्गीकरण देख लेते हैं, जिसमें होता है अवृतमुखी और वृतमुखी। 2 प्रकार के ये होते हैं। अवृतमुखी वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण करते समय ओंठ गोलाकार नहीं होते हैं। देखिए जब हम उच्चारण करते हैं किसी भी वर्ण को, तो हमारे जो होंठ हैं वो गोलाकार नहीं होते, उसी को क्या बोला जाता है, अवृतमुखी बोला जाता है। जैसे अ आ ई ए ऐ, इसमें हमारे होंठ बिल्कुल भी गोलाकार नहीं हो रहे हैं। तो ये स्वर कौन से हैं, हमारे अवृतमुखी हैं। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 6 है, अ आ ई ए ऐ। नेक्स्ट देखिए वृतमुखी वे स्वर जिनके उच्चारण करते समय ओंठ गोलाकार होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, वृतमुखी स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 5 है। कौन कौन से, उ ओ औ आ। देख लीजिएगा बोल के, ये प्रैक्टिकल हमें वैसे ही फील हो जाएगा कि हाँ, अगर एक बार हम याद कर लेते हैं कि वृतमुखी जिसमें ओंठ गोलाकार होते हैं, अवृतमुखी जिसमें ओंठ हमारे गोलाकार नहीं होते हैं, तो ईजिली हम वहाँ पे टॉपिक को
कवर कर लेंगे या पकड़ कर लेंगे, याद करने का आसान हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से यहाँ पे होता है। वृत्त, अर्धविवृत, अर्धसंवृत या संवृत। देखिए विवृत ओपन, यानी कि मुख्य द्वार पूरा खुला रहता है जब, उसको हम बोलते हैं विवृत। जैसे जब हम करते हैं तो हमारा जो मुख द्वार होता है पूरा ओपन होता है, इसी को विवृत बोलते हैं। विवृत स्वर की संख्या 1 है जो है हमारा आ। फिर है अर्धविवृत हाफ ओपन, मुख आधा खुला रहता है, जैसे ओ ऐ औ आंग, इसमें हमारा मुंह आधा खुला रहता है। अर्धविवृत स्वरों की संख्या 4 है। फिर है अर्धसिमृत हाफ क्लोज, जिसमें हमारा मुंह आधा बंद रहता है आधा खुला रहता है। उच्चारण काल में मुख आधा बंद रहता है, इनकी संख्या 2 है, ए और ओ। संवृत होता है क्लोज, जिसमें हमारा मुंह पूरा बंद रहता है, जैसे ई उ ऊ, इसमें हमारा मुंह क्या होता है पूरी तरीके से बंद रहता है। आप लोग प्लीज़ इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा, आपको स्वयं से ये फील होगा और आपको याद करने में इजी होगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, निर्नुनासिक या मौखिक स्वर। इन स्वरों के उच्चारण के समय वायु केवल मुख से निकलती है। देखिए निर्नुनासिक या मौखिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु सिर्फ कहाँ से निकलती है, मुंह से निकलती है, जैसे अ आ ई, इनको क्या कहा जाता है, निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है। अनुनासिक स्वर देखिए, उच्चारण में हवा नाक व मुंह दोनों स्थानों से निकलती है, उनको अनुनासिक कहा जाता है, जैसे अंक या आंग, ये क्या है हमारे अनुनासिक स्वर हैं। आगत स्वर, ऐसे स्वर जिन्हें किसी अन्य भाषा से हिंदी में प्रयोग में लाया जाता है, उनको आगत स्वर कहा जाता है। आगत स्वर एक है हमारा, वो है आंग। जैसे इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, जैसे डॉक्टर के ऊपर पे, डॉक्टर में हुआ है, सॉल्व पेपर में हुआ है, इनमें आगत स्वर का जो यूज़ हुआ है। अयोगवाह देखिए, अयोगवाह में अनुस्वार अंक व विसर्ग अह के सुरों के साथ रखा जाता है। अयोगवाह हमारे 2 हैं, जिसमें अनुस्वार होता है अंक और विसर्ग हमारा अह, ये 2 हमारे क्या हैं, अयोगवाह स्वर हैं। अनुस्वार अंक और विसर्ग अह। अयोगवाह स्वर अंक अह उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन और लेखन की दृष्टि से स्वर होते हैं। देखिए जो अयोगवाह स्वर होते हैं ये उच्चारण की दृष्टि से तो व्यंजन माने जाते हैं, लेकिन लेखन की दृष्टि से इनको क्या माना जाता है, स्वर माना जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ व अल्पप्राण होते हैं। ये अल्पप्राण और सघोष क्या होते हैं, इस बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इसको नोट कीजिए, आप इसको याद कीजिएगा, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। देखिए कभी भी व्यंजन को हम तभी उच्चारित कर सकते हैं, तभी हम उसका अच्छे से स्वतंत्र रूप से प्रयोग तब कर सकते हैं जब हम उसके साथ स्वर को जोड़ेंगे। अगर हम सिर्फ व्यंजन बोलना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक व्यंजन के साथ हमारा स्वर जुड़ा होता है, तभी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। देखिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है। सामान्यतः व्यंजनों के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन। अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम बहुत अच्छे से इनके उच्चारण स्थान को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण के समय कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। देखिए हमारे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। क से लेकर म तक हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, टोटल इनकी संख्या 25 होती है। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए जो स्पर्श व्यंजन है उसको 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये हमारे 5 भाग हैं। इनमें हर एक वर्ग में 5-5 हमारे व्यंजन होते हैं, और उनका उच्चारण स्थान भी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से।
देखिए जो क वर्ग है, क से लेकर अ तक, यानी कि एक वर्ग में 5 हमारे व्यंजन होते हैं। क से लेकर अ तक हर एक वर्ग में हमारे यहाँ पे व्यंजन होते हैं। देखिए क, ख, ग, घ, ङ, इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ। तो सबसे पहले आप याद रखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट, त, प, क, च, ट, त, प, आप ऐसे याद इसको रख सकते हैं, क, च, ट, त, प। और क का कहाँ होता है? कंठ होता है। च वर्ग का च, छ, ज, झ, य का उच्चारण स्थान तालु होता है। ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ, ण, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। त वर्ग का त, थ, द, ध, न, इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। प वर्ग का प, फ, ब, भ, म, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या 25 होती है। तो आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं, क, च, ट, त, प, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। देखिए क, च, ट, त, प। तो जब इसको आप ऐसे याद रखेंगे तो फिर आप ऐसे इसको याद रखिएगा कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सीक्वेंस से हो रहा है। तो क का कंठ, च का तालु, ट का मूर्धा, त का दंत, प का ओष्ठ। और ये आपको याद रखना है कि हर एक वर्ग में हमारे 5-5 होते हैं, तो ईजिली ये सब याद हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन या नासिक व्यंजन, व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका से बाहर निकलती है। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। देखिए ङ, य, ण, न, म, ये हमारा क्या है? अनुनासिक व्यंजन या नासिक व्यंजन कहलाता है। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन का लास्ट वाला जो 5वें व्यंजन होता है, हर एक स्पर्श व्यंजन के ग्रुप का, क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का, इनका जो 5वां व्यंजन होता है सभी ग्रुप का, वो क्या कहलाता है? अनुनासिक या नासिकी व्यंजन कहलाता है। इनकी संख्या 5 है। कौन कौन से? ङ, य, ण, न, म। आप इसको ऐसे याद रखें, ङ, य, ण, न, म, इजीली याद हो जाता है। अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, जो हमने देख लिया है। नेक्स्ट देखिए ऊष्मी व्यंजन, जिन व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। देखिए जो ऊष्मी व्यंजन है इनको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, जिनका उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट पैदा होती है। देखिए ऊष्मी व्यंजन या इनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। और देखिए इनके उच्चारण में हमें एक प्रकार की क्या होती है? ऊष्मा फील होती है, यानी कि गर्माहट का हमें क्या होता है? एहसास होता है। इससे इसका उच्चारण करते टाइम ऊष्मा क्या आती है? गर्माहट बोलने में, इसको उच्चारण करने में आती है। जैसे देखिए इनकी संख्या होती है 4, तालवी श, मूर्धन्य ष, दंती श, ह। तो आप जब स ह बोलेंगे तो मुंह से ऊष्मा या गर्माहट पैदा होती है, ऐसा फील होता है। आप खुद बोल के देखिए। देखिए ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 4। और ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलते टाइम ऊष्मा या गर्माहट का क्या होता है? एहसास होता है। जैसे तालवी श, मूर्धन्य ष, दंती स, आप स, ह, ऐसे उसको याद रख सकते हैं। तीनों स और ह हमारे किस में है? ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए ऊष्म संघर्षी व्यंजन वर्ग है इनका तालवी श, मूर्धन्य ष, दंती श, ह। अब देखो इसको, इनका जो उच्चारण स्थान है इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है तालवी श का तालव्य, तालवी श तालव्य, मूर्धन्य ष मूर्धा, दंती ष वत्सर्य, ह ये एक स्वतंत्र स्वर मंत्र है। उच्चारण इनका होता है तालु, मूर्धा, दंत, कंठ के अंदर। देखिए तालवी श का तालु, मूर्धन्य ष का मूर्धा, दंती स का दंतमूल और ह का कंठ। ये इसको काकल्य व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि जो ह है इसको काकल्य व्यंजन भी कहा जाता है। फ्रेंड आप लोग इसको याद रखिए, काकल्य व्यंजन, क्योंकि जो ह है इसका उच्चारण स्थान कंठ से थोड़ा नीचे होता है, इसीलिए इसको कंठ के अंदर यहाँ पे बताया गया है। और इसको काकल्य व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है ह को, क्योंकि इसका जो उच्चारण स्थान है कंठ से थोड़ा सा नीचे से होता है। अब देखिए जो तालवी श, मूर्धन्य ष, दंती ष है, ये तीनों क्या हैं? अघोष और महाप्राण भी हैं। और जो ह है हमारा ये सघोष है और महाप्राण है। ह हमारा सघोष महाप्राण है, और जो तालवी श, मूर्धन्य ष, दंती ष है ये अघोष महाप्राण है। ये अघोष महाप्राण का भी हम अभी डिस्कस करेंगे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के बीच या मध्य में है होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ मीन्स बीच में, जिसका उच्चारण स्वर व व्यंजनों के मध्य में होता है वो अंतस्थ व्यंजन हमारे कहलाते हैं। इनकी संख्या होती है 4। य, र, ल, व ये हमारे क्या हैं, अंतस्थ व्यंजन हैं। तो इनको आप लोगों ने याद रखना है। य, र, ल, व 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। अब इनका वर्गोच्चारण देख लेते हैं। य का होता है तालव्य, र का वत्सर्य दंतमूल, ल का वत्सर्य दंतमूल और व होता है जो हमारा ये दंत्योष्ठ वाला होता है, जिसमें दांत और ओठ दोनों का काम होता है, इसको दंत्योष्ठ बोला जाता है। और इनकी ध्वनियाँ देखिए, य है अर्धस्वर, र है लुंठित, ल है पार्श्विक, व है अर्धस्वर। देखिए र को लुंठित कहा जाता है, लुंठित स्वर भी कहा जाता है, और ल को पार्श्विक स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम ल का उच्चारण करते हैं तो पास से जीभ, जो जीभ है हमारे, इसके आसपास से जो हवा निकलती है, इस वजह से इसको पार्श्विक स्वर कहा जाता है। और य और वो हमारे क्या हैं, अर्धस्वर हैं। और घोष प्राणस्थ की बात करें तो ये सभी स्वर क्या हैं, सघोष और अल्पप्राण हैं। नेक्स्ट देखिएगा उच्छिप्त व्यंजन, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ उल्टी से तालु होकर छिटक जाती है उसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ड और ढ। देखिए जब आप ड और ढ का उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जीभ है वो उल्टी होकर तालु से टच होकर क्या होती है, छिटकती है। आप लोग प्रैक्टिकली इसको करके देख सकते हैं। ड ढ क्या हो रही है, ऊपर तालु पे टच हो रही है, उसके बाद वहाँ से छिटक जा रही है। ड मूर्धन्य, इसका जो उच्चारण स्थान है मूर्धन्य है और ये सघोष और अल्पप्राण है। ढ का उच्चारण स्थान भी मूर्धन्य है और ये भी सघोष और महाप्राण है। नेक्स्ट देखिएगा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों का उच्चारण अन्य व्यंजनों की सहायता से किया जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। देखिए संयुक्त नाम से ही पता चल रहा है कि संयुक्त, इसमें कुछ न कुछ बड़ा होगा। देखिए जो संयुक्त व्यंजन है इनकी संख्या 4 होती है। अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। कौन कौन से, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। अक्ष का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, क प्लस मूर्धन्य स, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा अक्ष बन जाता है। और कभी भी जब संयुक्त व्यंजनों की बात आएगी तो जो फर्स्ट लेटर हमारा होगा, जो फर्स्ट वर्ण या व्यंजन जो हमारा होगा वो क्या होगा, हलंत लगा होगा वहाँ पे, वही हमारा राइट आंसर होगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो जिस फर्स्ट लेटर पे या जिस फर्स्ट व्यंजन पे हमारा हलंत लगा होगा वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। त्र किस किस से मिलकर बनता है, तो र से मिलकर बना है, ज्ञ ज और य से मिलकर बना है, स्र तलबिस और र से मिलकर हमारा स्र बना है। ये थे 4 हमारे संयुक्त व्यंजन। अब देखिए हिंदी कोश में संयुक्त व्यंजनों का क्रम, जो हिंदी शब्दकोश है इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो शब्दकोश है उसमें जो संयुक्त व्यंजन है उनका स्थान कहाँ है। तो अक्ष का क के बाद है, त्र का त के बाद है, ज्ञ का ज के बाद है और स्र का स के बाद हमारे वर्णमाला में इनका स्थान है। अक्ष का किसके बाद है, क, जो उसका फर्स्ट लेटर है जब वो संयुक्त व्यंजन बनाया उसको जा रहा है, तो उसी के बाद हमारा क्या है, अक्ष है, त्र है, ज्ञ है, स्र है। तो ये चीज़ भी आप अच्छे से नोट कर लेंगे और इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आगत ध्वनियाँ या गृहीत ध्वनियाँ, इन्हें अरबी फारसी ध्वनियाँ भी कहते हैं। जैसे क, ख, ज, फ, ये क्या है हमारी आगत ध्वनियाँ या गृहीत ध्वनियाँ। ये अरबी फारसी ध्वनियाँ भी इनको कहा जाता है। यहाँ पे नुक्ता लगा होता है ऐसे बिंदा। क आप देख पा रहे होंगे, क, ख, ज, फ ये हमारी क्या है, आगत ध्वनियाँ, गृहीत ध्वनियाँ। इनको अरबी भाषा फारसी ध्वनियाँ भी कहा जाता है। इनकी संख्या है 4, क, ख, ज, फ। अब देखिए जो ज है ये वत्सर्य, सघोष और अल्पप्राण है, और जो फ है दंतोष्ठ, अघोष और महाप्राण है। अब देखिए घोषवत्व के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। अब हम यहाँ पे घोष और सघोष ये अच्छे से देखेंगे। इसमें घोषत्व के आधार पर हमारे व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अघोष और
अघोष या सघोष भी इसको बोला जाता है। अघोष देख लीजिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कोई विशेष प्रकार का कंपन न हो वे वर्ण अघोष कहलाते हैं। देखिए, अघोष वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे जो स्वर तंत्रियाँ हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई कंपन नहीं होती है, ऐसे स्वरों को अघोष कहा जाता है। प्रत्येक वर्ण का पहला व दूसरा व्यंजन हमारा अघोष होता है। देखिए, प्रत्येक वर्ण का हमारा पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। जैसे हम देखें, क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ऐसे देखिए, प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का, सॉरी, जो हमने अभी ऊपर अंतस्थ व्यंजन पढ़ा था, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा हमारा क्या होता है, अघोष व्यंजन कहलाता है। जैसे क ख, जैसे हमने वहाँ पे अंतस्थ व्यंजन का पढ़ा था, क च ट त प, क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण। तो उस वर्ग में पहला और दूसरा जो व्यंजन है हमारा वो क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, त वर्ग का त थ, प वर्ग का प फ, ये क्या कहलाते हैं, हमारे अघोष कहलाते हैं। पहला और दूसरा व्यंजन हमारा अघोष कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, घोष या सघोष, जिन वर्णों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में विशेष प्रकार का कंपन हो वे सघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा। देखिए, जब हमारा फर्स्ट सेकंड क्या है, अघोष है, तो कौन बच जा रहा है, 3 4 5, ये सब क्या होते हैं, घोष या सघोष के अंतर्गत आ जाते हैं। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, चार्ट बना लीजिए एक बार। जैसे देखिए, क वर्ग का क ख तो कहाँ आ गया, सघोष अघोष में आ गया था क ख, और उससे जो 3 बचते हैं वर्ग में, ग घ ङ, ये किस में आ जाते हैं, हमारे घोष या सघोष के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे क वर्ग का ग घ ङ, च वर्ग का ज झ य, ट वर्ग का ड ढ ण, त वर्ग का द ध न, प वर्ग का ब भ म, ये हमारे घोष या सघोष के अंतर्गत आ जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, प्राणत्व के आधार पर यहाँ प्राण का अर्थ होता है हवा, प्राणत्व, यहाँ पे प्राण का अर्थ क्या है, हवा। प्राणत्व के आधार पर हवा से होता है अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए, प्राणत्व के आधार पर जो व्यंजन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, अल्प प्राण और महाप्राण। जिसमें अल्प प्राण, देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुंह से कम हवा बाहर निकलती है, जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, 1 3 5 हमारा अल्प प्राण होता है, 2 4 हमारा महाप्राण होता है। बहुत ईजी है। देखिए, जैसे अघोष में था, 1 2 हमारा अघोष था, 3 4 5 सघोष था। ऐसी अल्प प्राण में 1 3 5 अल्प प्राण है और 2 4 हमारा महाप्राण है। जैसे देखिए, क ख क ग ङ, देखिए अगर हम क ख ग घ ङ, ऐसे सभी वर्गों को डिवाइड कर लीजिए, आप अच्छे से चार्ट बना लीजिएगा। और अल्प प्राण कौन होता है हमारा, 1 3 5, 1 3 5 हमारा क्या है, अल्प प्राण है। 2 और 4 हमारा महाप्राण है। 1 3 5 ये अल्प प्राण है, 2 और 4 हमारे क्या है, महाप्राण है। ये प्रत्येक वर्ग का 1 3 5 हमारा अल्प प्राण होता है और 2 और 4 महाप्राण होता है। और अघोष की बात करें तो पहला, दूसरा हमारा 1 और 2 अघोष होता है, 3 4 5 हमारा घोष या सघोष के अंतर्गत आता है। ऐसी आप लोग चार्ट बना लीजिएगा। जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है 25, उनके अकॉर्डिंग आप अच्छे से एक बार चार्ट बना लीजिएगा और अच्छे से उसको इंडिकेट करके लिख लीजिए, ताकि आपको एक बार नोट्स बनाने के बाद फिर बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुंह से अधिक हवा बाहर निकलती है उन्हें हम महाप्राण के नाम से जाने जाते हैं। जैसे दूसरा व चौथा अभी हमने डिस्कस किया था, वो किसके अंतर्गत आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ख व घ हमारे क्या है, महाप्राण है। ऐसे ही हर एक वर्ग का क्या होगा, दूसरा व चौथा व्यंजन महाप्राण के अंतर्गत आएगा। अब देखिए,
हम यहाँ पे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। व फ का उच्चारण स्थान देखिए, जो व और फ है इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत्योष्ठ है। व और फ का उच्चारण स्थान क्या है? दंत्योष्ठ के अंतर्गत आता है। ऋण में र किसकी मात्रा है? देखिए, ऋण में र किसकी मात्रा है? तो ये री की मात्रा है। केवल मुंह से बोले जाने वाले शब्दों को कहते हैं निर्नुनासिक, जिसमें नाक का कोई उपयोग नहीं होता है बोलते टाइम, उसको क्या बोला जाता है? निर्नुनासिक। अक्षर किसकी छोटी इकाई है? तो ये अक्षर जो है ये पद की छोटी इकाई है। देखिए, पद किसे बोलते हैं? जब देखिए, पानी, हमने लिखा पानी बहुत ठंडा है। अब देखिए, जब हम इसको सेपरेट लिख रहे हैं, अलग अलग लिख रहे हैं, तो ये क्या है? अक्षर है। पानी एक अक्षर है, बहुत अक्षर है, शब्द है। शब्द है, देखिए, पानी बहुत ठंडा है, ये अलग अलग क्या है? शब्द हैं। और जब हम इसका एक वाक्य बना देंगे कि पानी बहुत ठंडा है, तो ये पदबंध के अंतर्गत आ जाते हैं। और देखिए, जो यहाँ पे पूछा है कि अक्षर किसकी छोटी इकाई है, तो जो अक्षर है ये पद की ही छोटी इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली शब्द में किस व्यंजन का प्रयोग हुआ है? तो ये द्वित्व व्यंजन होता है, जिसमें एक आधा होता है, जैसे दिल्ली, बिल्ली। द्वित्व व्यंजन को आप समझिए, कुत्ता, जिसमें एक वर्ण हमारा क्या होता है? आधा होता है और उसका रिपीटिशन होता है, जैसे लो का तो का यहाँ पर रिपीटिशन हो रहा है, तो ये इसको क्या बोला जाता है? द्वित्व व्यंजन बोला जाता है। एकाक्षरी शब्द का उदाहरण है, तो श्वास और ध्यान क्या है? एकाक्षरी शब्द का उदाहरण है। अनुनासिक स्वरों में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। अनुनासिक का संबंध होता है नाक व मुंह दोनों से। जिन शब्दों के अंत में ई आता है उसको इकारांत कहा जाता है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसको अकारांत कहा जाता है। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? तो इसमें युग्मक ध्वनि है। स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन भी है। जब स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग, देखिए, जब स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करता हो तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो हलंत का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है। प्रत्येक व्यंजन में कौन सा स्वर आता है? तो अ। किस स्वर के लिए अलग से मात्रा चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? अ के लिए नहीं होता है। 5 वर्गों क से लेकर प तक के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ये 25 मानी गई है। नेक्स्ट देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? अब देखिए, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो ओ जो है हमारा, ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है। हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में जो ध्वनियाँ हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के माने गए हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के माने गए हैं, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, तो एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर है, तो ये सब दीर्घ स्वर हैं। ई, ए, ऐ, ये सब क्या हैं? हमारे दीर्घ स्वर हैं। अर्धविपरीत स्वर है, अर्धविपरीत ये सभी हैं। ए, ऐ, औ, ये हमारे सब क्या हैं? अर्धविपरीत स्वर हैं। लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहा जाता है, तो उसको लिपि कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ये स्वरों के प्रकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो जो ए है ये हमारा क्या है? कंठ और तालव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ग दीर्घ स्वर है? तो इसमें बी व सी, आ और ओ हमारे दोनों क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। ये थे फ्रेंड्स वर्णमाला से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किया। सो प्लीज़ आप लोग एक बार अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आपको इसमें क्या हो, हेल्प मिल सके। एक बार अगर जब आप
नोट्स बना लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमें बार बार फिर उसको देखना नहीं पड़ता। एक बार हमारा चार्ट हमारे माइंड में फिट हो जाता है तो हम एक बार भी देख लेते हैं तो जल्दी से रिकॉल हो जाता है। सो प्लीज़ आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।